दोस्तों, NIOS और इग्नू से रिलेटेड रेगुलर यूज़फुल वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे NIOS बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स को, जो पूरी तरह एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज यानी व्यवसाय की सहायक सेवाएं, इसके नोट्स हैं। पहला नोट है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज यानी बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज क्या है, व्हाट इज़ द बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें जान लेना है कि असल में बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज होती क्या हैं। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट एक्ट एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो of goods from producers to the consumers and the functioning of business as such. These include banking, insurance, transportation, warehousing and communication. तो व्यवसाय की सहायक सेवाएं वो हैं जो किसी भी व्यवसाय या ट्रेड या व्यापार को हेल्प करती हैं, सीधे सीधे हेल्प करती हैं। जैसे एक बिजनेसमैन को बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कहलाती हैं। ये सारी सर्विसेज या सेवाएं बिजनेसमैन यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच लिंक का काम भी करती हैं। दूसरा नोट है बैंकिंग। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूट दैट डील्स इन मनी एंड क्रेडिट. इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम दोज हु हैव फंड्स to spare and grants loans and as advances to those who are in need of funds for various purposes. Thus, banking refers to the various services provided by the banks such as acceptance of deposit, grant of loans and advances and other supplementary services. बैंक एक ऐसी संस्था है जो हमारे पैसों को जमा के रूप में स्वीकार करती है और उन लोगों को लोन के तौर पर देती है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है। लोगों से पैसे जमा के तौर पर लेना और उन्हें आगे लोन पर देना, ये दोनों बैंकों के द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं हैं। इसके अलावा भी बैंक कुछ और सप्लीमेंट्री सर्विसेज यानी छोटी मोटी और भी कई प्रकार की सेवाएं अपने ग्राहकों को देती हैं। तीसरे नोट्स पर अब हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। सबसे पहला है कमर्शियल बैंक्स यानी वाणिज्यिक बैंक। Commercial banks are banking institutions that accept deposit from the public and grant loans, term loans, short loans and advances to their customers. सबसे पहले वाणिज्य बैंक, जिन्हें हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, इनका जो मुख्य कार्य है वो लोगों से डिपॉजिट को लेना, यानी लोगों के पास जो बचत के तौर पर पैसा है उसे अपने यहाँ जमा करना और ज़रूरतमंद लोगों को लोन के तौर पर इस पैसे को देना। ये लोन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हो सकते हैं। हमारा दूसरे प्रकार का बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम सहकारी बैंक कहते हैं। व्हेन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेजेस इटसेल्फ इन बैंकिंग बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव बैंक. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड इज़ यूजुअली लो. जब कोई सहकारी समिति आपस में बैंकिंग सर्विसेज को यानी बैंकिंग सेवाएं या सुविधाओं को देने लगे तो उसे कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में आमतौर पर इंटरेस्ट का रेट बहुत कम होता है। तीसरा है डेवलपमेंट बैंक यानी विकास बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज़। जैसा कि नाम से जाहिर है, विकास बैंक, इनका मुख्य उद्देश्य है विकास करना। तो ये इंडस्ट्री यानी बड़े बड़े उद्योगों को लोन देते हैं और इनके द्वारा दिए जाने वाले लोन्स आमतौर पर मीडियम यानी मध्यम या लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए होते हैं। इसके बाद अगला है सेंट्रल बैंक। इन एवरी कंट्री अ बैंक विच इज़ इंटरेस्टेड with the responsibility of guiding and regulating the banking system is known as central bank. Such bank is an apex bank and act as the highest financial authority. In India, RBI is the central bank. हर देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक, जिसे सेंट्रल बैंक हम कहते हैं, होता है, जिसका काम है
कि देश में जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं उन्हें रेगुलेट करे, उनके लिए नियम और कानून तय करे। सेंट्रल बैंक किसी भी देश में बैंकिंग के नाम पर सबसे बड़ी संस्था होती है। भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसे हम आमतौर पर आरबीआई के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि फंक्शंस यानी कार्य कमर्शियल बैंक के क्या हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो पहला फंक्शन यानी पहला कार्य है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक पीपल हु हैव सरप्लस इनकम एंड सेविंग फाइंड इट कन्वीनियंट टू डिपॉजिट इन इट विद बैंक्स। वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य है लोगों के उस पैसे को जमा के रूप में स्वीकार करना जो उन्होंने बचत के तौर पर अपने पास रखे हैं। बचत के किए गए पैसे को लोग आमतौर पर घरों में नहीं रखते, उन्हें वो बैंकों में जमा करते हैं। तो यही कार्य है कमर्शियल बैंक्स का। दूसरे नंबर पर है लैंडिंग मनी, यानी कमर्शियल बैंक्स का दूसरा कार्य। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज लैंडिंग मनी to the public as well as the business houses. It takes the form of loan and advances to customers at the prescribed rate of interest. दूसरा कार्य ये है कि अपने यहाँ पर जमा होने के बाद इकट्ठा हो जाने वाले पैसे को बैंक्स आगे उन लोगों पर लोन के तौर पर उन लोगों को दे देता है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। जैसे ये आम इंसान भी हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस या उद्योगों को। और इस पर दिए जाने वाला जो पैसा होता है उस पर बैंक एक निश्चित या तय किया गया इंटरेस्ट का रेट भी वसूल करता है। तीसरा कार्य यानी तीसरा फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स नॉट ओनली टू द कस्टमर्स बट टू द जनरल पब्लिक। तीसरा जो कार्य है वो है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को भी और आम पब्लिक को भी कुछ ऐसी सेवाएं देता है जिससे आम पब्लिक का या उसके कस्टमर्स का काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें कुछ एग्जांपल हम लेंगे। इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जैसे बैंक में हम ड्राफ्ट बनवाते हैं, ड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक देता है। उसके बाद सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल इन सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इसके अलावा लॉकर की फैसिलिटी भी इसके अंडर में आती है। अब हम अपने अगले नोट पर हैं जो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। इसमें पहला टाइप आ रहा है यानी बैंक अकाउंट के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। These deposits are aimed to encourage habit of saving among people. Saving account can be opened with a small amount, say ₹100. Deposit can be made only any number of times in this account. However, there are restrictions on withdrawal. तो पहला प्रकार है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सेविंग को, हमारी बचत को बढ़ावा देने के लिए ये अकाउंट खोले गए हैं। इसको बहुत छोटी सी रकम के साथ हम खोल सकते हैं, जैसे ये मिनिमम 100 रुपये की राशि से भी इस अकाउंट को खोला जा सकता है। खाते में पैसे कितनी भी बार जमा किए जा सकते हैं, लेकिन खाते से पैसे निकालने के लिए एक निश्चित सीमा है। दूसरे प्रकार का अकाउंट है करंट डिपॉजिट अकाउंट्स। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन्स to deposit or withdraw the money as and when they need. Money can be withdrawn at any time by means of check. दूसरा है करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम चालू खाता भी कहते हैं। ये आमतौर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज़ के लिए खोला जाता है। इसमें पैसा निकालने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन तय नहीं होती। कितनी भी बार और किसी भी समय पैसा बैंक के अपने खाते से निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे खातों पर आमतौर पर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता। जैसा कि सेविंग बैंक अकाउंट में हमें आमतौर पर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें एक फ़िक्स पैसा 3 महीने या 6 महीने की अवधि पार करने के बाद मिलता है, लेकिन करंट यानी चालू खाते में हमें आमतौर पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तीसरा प्रकार है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इन केस of a fixed deposit FD account, for example 1 year, 3 year, 5 year, etc.
एक निश्चित समय के लिए, जो एक लंबा समय होता है, 1 साल 2 साल या 3 साल, इतने समय के लिए जब किसी पैसे को बैंक में जमा किया जाता है तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। अकाउंट्स के तीनों प्रकार यानी बैंकिंग अकाउंट के तीनों प्रकार अब यहाँ समाप्त हो गए हैं। अगला हमारा नोट है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होती है, यानी इंटरनेट बैंकिंग, इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हम इसे कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है। ई बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स performing banking transactions with the help of computer system. Any user with a personal computer PC and a browser can get connected to the bank's website to perform any banking functions. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कोई भी कस्टमर यानी ग्राहक के द्वारा की जा सकती है जिसके पास अपना एक निजी कंप्यूटर, जिसे हम पीसी कहते हैं, और एक ब्राउज़र हो, जिससे वो बैंक्स की वेबसाइट से किसी भी समय कनेक्ट होकर यानी जुड़कर अपने बैंकिंग लेन देन ट्रांजैक्शन को वो कर सकता है। इसके बेनिफिट्स यानी इसके लाभ क्या क्या हैं। पहला लाभ यानी पहला बेनिफिट है कस्टमर गेट 24 आवर्स एंड 365 डेज सर्विसेज। एक ग्राहक को दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन यानी हर समय बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, ई बैंकिंग लोवर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की जो कॉस्ट है उसको ई बैंकिंग कम करता है। तीसरे नंबर पर है ई बैंकिंग एम्पावर्स कस्टमर। ई बैंकिंग से कस्टमर के पास एक शक्ति है जो कि पहले ई बैंकिंग से पहले नहीं थी। वो शक्ति ये है कि वो कभी भी कहीं पर भी बैठकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कर सकता है। इससे पहले जब ई बैंकिंग नहीं थी तो लोगों को बैंक के खुलने और बंद होने के टाइम के बीच में ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना पड़ता था। चौथा है कैन डू ट्रांजैक्शन एनी टाइम। इसके द्वारा हम ट्रांजैक्शन यानी बैंकिंग लेन देन किसी भी समय कर सकते हैं। अब अगले हम नोट पर हैं जो है इंश्योरेंस से जुड़ा है। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, इसका क्वेश्चन आ सकता है या ये भी पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस पर एक नोट लिखिए। तो देख लेते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। द टर्म इंश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन नोन एज इंश्योर्ड एंड अदर इंश्योरर, whereby the insurer in exchange of a fixed amount of money agrees to compensate the insured against risk of loss or damage caused by happening of certain events. The document containing the contract is known as insurance policy. The person whose risk is insured is called insured or assured, and the person or the company which insures is known as insurer or assurer. The consideration in return for which the insurer agree to compensate the insured is known as premium. इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के यानी दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें से एक को इंश्योरर और दूसरे को इंश्योर्ड कहा जाता है। जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है वो इंश्योरर कहलाती है, जबकि जिस व्यक्ति जिस संस्था का इंश्योरेंस किया जाता है वो इंश्योर्ड या एश्योर्ड कहलाती है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ ख़ास परिस्थितियों में, जैसे कि टूट फूट हो जाना, चोरी हो जाना या नुकसान हो जाने की परिस्थितियों में एक निश्चित राशि देने का वादा करती है। ये सारी शर्तें और ये सारे नियम एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर पर लिखे होते हैं जिस पर दोनों ही साइन करते हैं, यानी एश्योर्ड और इंश्योरर दोनों। ये डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कहलाती है। जो इंसान जिस इंसान का इंश्योरेंस किया जा रहा है, रिस्क के अगेंस्ट जिस इंसान का इंश्योरेंस किया जा रहा है, यानी जिसे हम एश्योर्ड कहते हैं, वो इस सब के बदले हर महीने एक निश्चित राशि इंश्योरेंस कंपनी को देना तय करता है। ये राशि आमतौर पर प्रीमियम कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस का महत्व क्या है। पहला महत्व है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। इंश्योरेंस से हमें रिस्क यानी ख़तरा जो है, नुकसान हो जाने का ख़तरा, उससे एक तरह की सुरक्षा मिलती है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस रिस्क इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस। द प्रोटेक्शन इज़ इन फॉर्म ऑफ अ प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय इंश्योर्ड। तो आमतौर पर जब बिज़नेस का इंश्योरेंस कराया जाता है तो इससे हमें भविष्य में होने वाले किसी नुकसान के प्रति सुरक्षा मिलती है कि जब हम अपने बिज़नेस का इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट यानी उसका कुछ हद तक उस खर्चे की भरपाई करने का जो
वादा करती है वो अगर भविष्य में हमारे साथ कोई दुर्घटना, हमारे बिजनेस के साथ दुर्घटना या नुकसान हो जाने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की एक हद तक भरपाई हमें करती है। इस तरह से हमें रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी इम्पोर्टेंस यानी दूसरा महत्व है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स विद द insurance companies are invested in various type of securities and projects which contribute to economic development of the country। जितना भी फंड एक इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम के रूप में आता है वो सारे फंड्स को हर इंश्योरेंस कंपनी आगे दूसरे बिजनेस में लगाती है जिससे देश का विकास होता है। तीसरा महत्व है सोशल सिक्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ओल्ड एज एंड premature death of pupil. Besides social security, it provides to workers through the employees' state insurance schemes whereby accidental risk are covered। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, यानी सामाजिक सुरक्षा की एक भावना लोगों को देने का काम भी इंश्योरेंस का ही है। असमय मृत्यु हो जाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रावधान है, जबकि कई बिजनेस या कई संस्थाएं अपने वर्कर्स के लिए भी इंश्योरेंस कराती हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस के प्रकार। पहला प्रकार है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद दैट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन द डेथ ऑफ द एश्योर्ड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योर्ड यानी अपने ग्राहक जिसने इंश्योरेंस कराया है उसको यह आश्वासन देती है कि अगर उसकी वक्त से पहले असमय मृत्यु हो जाएगी तो वो एक निश्चित राशि उसके घर वालों को देगा, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो बीमा एक्सपायर हो जाने के बाद भी उसको वो राशि उसे या उसके घर वालों को दी जाएगी। दूसरे प्रकार का बीमा है फायर इंश्योरेंस यानी आग का इंश्योरेंस, आग लग जाने की से सुरक्षा देने के लिए किया जाने वाला इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड ड्यू टू फायर। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आग लगने की स्थिति में हर्जाना या भरपाई देने का वादा करती है। तीसरा है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बाय विच द इंश्योरेंस कंपनी agrees to indemnify the owner of a ship or cargo against risks which are accidental to marine adventures। मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्री बीमा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी किसी जहाज़ या कार्गो के मालिक को यह आश्वासन देती है कि दुर्घटना हो जाने पर यानी शिप के यानी पानी के जहाज़ के डूब जाने या माल के पानी में ख़राब हो जाने की स्थिति में वो पूरे माल की भरपाई का जितना भी राशि होगी वो कार्गो यानी शिप कंपनी को देगा। तीसरे नंबर पर हैं, अगले पॉइंट पर हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये हमारा अगला नोट है इसका। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत जो है इंश्योरेंस के वो क्या हैं। इसमें पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर contract of mutual trust and confidence. Both parties to the contract, that is the insurer and insured, must disclose all relevant information relating to the subject matter of insurance। तो पहला सिद्धांत है बेहद ज़्यादा अटमोस्ट गुड फेथ का, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्टीज़ यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों पार्टी का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा होना, विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। दोनों ही पार्टियां इंश्योरेंस कराते या करते समय जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें अपनी किसी भी जानकारी को छुपाएंगी नहीं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो जो अपनी हर पॉलिसी से जुड़ी हर चीज़ को इंश्योर्ड को बताएगा, और इंश्योर्ड भी अपने बिजनेस या अपनी लाइफ से जुड़ी हर बात को इंश्योरेंस कंपनी के सामने रखेगा। ये अटमोस्ट
गुड फेथ का प्रिंसिपल है, जिसमें दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर पूरा पूरा भरोसा करती हैं। दूसरा प्रिंसिपल यानी दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेबल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the assured must have insurable interest in the subject matter of the insurance. Insurable interest mean financial or precautionary interest in the subject matter of insurance. दूसरा सिद्धांत हमें ये बताता है कि इंश्योरेंस कराने वाले को अपने इंश्योरेंस की राशि पर बनने वाला इंटरेस्ट, जिसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं, वो मिलना ही चाहिए। तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। The same subject matter may be insured with more than one insurer. In such a case, the insurance claim to be paid by the insured must be shared or contributed by all insurers in proportion to the amount of sum assured by each one of them. तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, जो बताता है कि किसी व्यक्ति ने अगर एक से ज़्यादा जगहों पर अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो नुकसान होने की स्थिति में कंपनसेशन यानी भरपाई की रकम जो है वो सभी इंश्योरेंस कंपनी बराबर बराबर पे करेंगी यानी भुगतान करेंगी। अब हम इंश्योरेंस से हटकर अपने अगले टॉपिक पर आ गए हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड passengers from one place to another is termed as transportation, and the mode used there are roadways, railways, airways and or waterways. In fact, transportation facilitate trading activities to create place, utility or goods by removing the barriers of distance and hindrance of place between production and consumptions. ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन क्या है? परिवहन एक क्रिया है जिसमें पैसेंजर यानी यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंचाया जाता है। परिवहन आमतौर पर 4 प्रकार का होता है, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और जल परिवहन शामिल हैं। परिवहन के द्वारा दूरियों को कम किया जा सकता है और ये व्यवसाय या व्यापार के लिए भी सहायक सेवाओं के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस यानी महत्व देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। पहला महत्व यानी पहली इम्पोर्टेंस है द ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बोथ विद इन अ कंट्री एंड अक्रॉस द बॉर्डर्स। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन देश के अंदर भी और 2 देशों के बीच में भी सामान को लाने ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद दूसरा महत्व है consumers have the benefit of getting goods at their doorstep and have a wider choice of goods at competitive price. एक ग्राहक को परिवहन के ही कारण एक ग्राहक को ये चॉइस मिलती है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से अपनी पसंद का प्रोडक्ट छांट सके और परिवहन के द्वारा ही उसको अपने डोर स्टेप पर यानी घर पर ही सामान मिल पाता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगले पॉइंट पर हैं हम यानी ट्रांसपोर्ट के प्रकार। पहला है रोड ट्रांसपोर्ट यानी सड़क परिवहन। ट्रांसपोर्ट बाय रोड्स इज अंडरटेकन थ्रू एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, डंकीज, व्हीकल्स ड्रॉन बाय एनिमल्स, बुलक कार्ट्स एंड मोटर व्हीकल्स, वैन, ट्रक्स एट्सेट्रा। सड़क परिवहन जो कि सड़क पर किया जाने वाला परिवहन है, इसके लिए घोड़े, गाड़ियाँ, ऊँट, गधे ये सब इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यम है। दूसरा है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट रेफर्स द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय ट्रेन्स विच आर ऑन रेलवे ट्रैक्स लेड फॉर द पर्पस। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में आप जानते ही हैं। इसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट रेफर्स to the movement of goods and passengers on waterways by using various means like boats, steamers, launches, ships, etc. पानी पर होने वाला यातायात वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जिसमें हम शिप्स, बोट्स और स्ट्रीमर के द्वारा इस यातायात को करते हैं। तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय एयरक्राफ्ट इज टर्म्स एज एयर ट्रांसपोर्ट। एयरक्राफ्ट के द्वारा होने वाला यानी हवाई जहाज़ के द्वारा होने वाला ट्रांसपोर्टेशन यानी एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अगले पॉइंट पर हैं हम कम्युनिकेशन यानी संचार। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस थ्रू एंड
इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, जेस्चर्स और सिम्बल्स बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो इसे कम्युनिकेशन यानी संचार कहते हैं। ये संचार लिखित में हो सकता है, दी गई स्पीच यानी भाषण के द्वारा हो सकता है, हाव भाव के द्वारा भी हो सकता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी संचार सेवाएं, जिसमें पहली संचार सेवा है पोस्टल सर्विसेज। दीज आर मेनली कंसर्न with collection, sorting and distribution of letter, parcels, packets, etc. Beside a number of other services are also provided to the general public as well as business enterprises. Postal services में ख़तों को यानी लेटर्स को, पार्सल और पैकेट्स को छांटना है और उन्हें दूर दूर स्थानों पर जहाँ के वो हैं वहाँ पर पहुँचाना पोस्टल सर्विसेज में आता है। इससे ही मिलती जुलती एक और सेवा है जिसे हम मेल सर्विस कहते हैं। द पोस्टल मेल सर्विसेज डील विद बोथ inland and international mails, and inland mail is one where the sender and receiver of the mail reside within the same country. दूसरा मेल सर्विसेज में हम लेटर्स को एक देश के अंदर या एक देश से दूसरे देश में भी भेजते हैं। जब लेटर भेजने वाला और रिसीव करने वाला एक ही देश के अंदर हो तो उसको हम इनलैंड मेल सर्विसेज कहते हैं, जबकि एक देश से दूसरे देश में मेलिंग के प्रोसेस को इंटरनेशनल मेलिंग सर्विसेज भी कहा जाता है। अब हम हैं अपने अगले नोट पर, वेयर हाउसिंग। इन अदर वर्ड्स, वेयर हाउसिंग मीन्स होल्डिंग और प्रिजर्विंग गुड्स इन large quantities from the time to their purchase or production till their actual use or sale. Thus it create time utility by bridging the time gap between production and consumption of goods. warehousing जिसे हम स्टोरेज वगैरह भी कहते हैं, ये एक प्रकार की दी जाने वाली सुविधा है या सेवा है जिसमें प्रोडक्शन के बाद गुड्स को स्टोर कर लिया जाता है तब तक जब तक वो यूज़ करने या बिकने के समय पर ना आ जाएं। ऐसा उन चीज़ों के लिए होता है जो एक समय में चीज़ बनने के बाद जिसकी सेल उस समय नहीं, कुछ महीने बाद या 6 महीने बाद होती है, और हमें ये होता है कि प्रोड्यूसर को एज अ प्रोड्यूसर ये होता है कि हम इसको अभी नहीं बेच सकते और इतने टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएगी। उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज़ में उसको रखा जाता है। इस प्रकार जो ख़रीदने, बेचने और प्रोडक्शन और बेचने के बीच का जो गैप है वो वेयर हाउसिंग पूरा कर देते हैं, यानी उस माल की, उस प्रोडक्शन की एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य वेयर हाउसिंग का है। उसके बाद टाइप ऑफ वेयर हाउसेज हैं। सबसे पहला प्राइवेट वेयर हाउसेज, द वेयर हाउस विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स टू स्टोर इन एक्सक्लूसिवली देयर ओन स्टॉक और ऑफ गुड्स आर नोन एज प्राइवेट वेयर हाउसेज। प्रोडक्शन कंपनीज या मालिकों के द्वारा अपने ही बनाए गए माल को स्टोर करने के लिए जो निजी वेयर हाउसेज होते हैं उन्हें प्राइवेट वेयर हाउस कहा जाता है, जबकि दूसरा है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउसेज इज़ एन independent unit which store goods of other firms. Anyone can store his goods in these warehouses on payment of rent. ये पब्लिक यानी सभी के लिए खुले वेयर हाउसेज होते हैं। कोई भी इंसान पैसे देकर या किराया देकर अपने माल को इन वेयर हाउसेज में रख सकता है। तीसरे नंबर पर है सरकारी यानी गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। दोज वेयर हाउसेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सेंट्रल वेयर हाउसिंग Corporation of India, State Government Warehouses, Food Corporation of India are examples of government warehouses. Government warehouses सरकार के द्वारा बनाए गए वेयर हाउसेज होते हैं। इसमें भी आम लोगों को अपना सामान रखने की इजाज़त होती है, यानी आम लोग यानी जिनके पास अपना वेयर हाउस नहीं है वो इसमें अपने माल को स्टोर कर सकते हैं। गवर्नमेंट यानी सरकारी वेयर हाउसेज के कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर, जिसमें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट वेयर हाउस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे सारे दूसरे चैप्टर के सभी नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। आशा है कि ये सारे नोट्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में इन्हीं नोट्स पर बेस्ड होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम जल्द मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ।